अब हम करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का क्विक रिवीजन। ठीक है, तो पहला हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बॉन्डिंग इन कार्बन। देखो, कार्बन में क्या होते हैं बेटे, 4 बॉन्ड्स होते हैं। कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, अब देखो क्या है, जो कार्बन है इसको क्या करना है, उसको इसके आउटर मोस्ट शेल में उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब अब वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे अचीव करेगा, कैसे अचीव कर सकता है, तो पहले इस चीज को समझते हैं। देखो, अगर कार्बन क्या करता है, अगर बेटे 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है तो C4 प्लस बनाएगा, और वहीं पे अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो C4 माइनस बनाएगा। तो देखो, कार्बन ना 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, क्योंकि उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होगी, इतनी अवेलेबल नहीं हो पाती। वहीं पे 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी नहीं कर पाता कार्बन। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि भैया इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को जब वो एक्सेप्ट करेगा तो कोई भी एटम जनरली न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। इसका मतलब जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इस चीज को हम ऐसे समझेंगे कि हर एक प्रोटॉन के लिए एक इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। टोटल प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 6 प्रोटॉन्स होते हैं। अब अगर इसने बाई चांस 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो प्रोटॉन्स कितने? 6 ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा। तो कार्बन ना ही इलेक्ट्रॉन लूज कर पाता है, मतलब ना ही दे पाता है इलेक्ट्रॉन्स, ना ही एक्सेप्ट कर पाता है। इसका मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो पाता है कार्बन से। तो इसलिए कार्बन क्या करता है बेटे, कार्बन सिर्फ और सिर्फ शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स, और शेयर करने की वजह से बनाता है कैसा बॉन्ड? शेयर करने की वजह से बनाता है कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्ड, अब जैसे होता क्या है, देखो, अगर जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा कि हाइड्रोजन था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दी। तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से इन दोनों में कैसा बॉन्ड बन गया बेटे? इन दोनों के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब जैसे अगर ऑक्सीजन है, तो देखो ऑक्सीजन ने क्या किया, दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किया। दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से इनके बीच में डबल बॉन्ड बन गया। मतलब हर एक एटम अगर दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो डबल बॉन्ड बन रहा है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। और अगर हर एक एटम तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स, देखो तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स अगर शेयर कर रहा है तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कैसा बॉन्ड बनाता है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ठीक, अच्छा। तो देखो, कार्बन अभी बताया भी मैंने कि भैया कार्बन को नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उसे 4 इलेक्ट्रॉन्स की और रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कैसे बनाएगा वो, कैसे कंप्लीट करेगा उसे? शेयरिंग करके। क्या बनाएगा? शेयरिंग करके। शेयरिंग जब होगी तो किस तरीके का बॉन्ड बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड। उसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाएगा। ठीक है, तो कार्बन की जो वैलेंसी है 4 है, इस वजह से कार्बन क्या होता है बेटे? टेट्रावेलेंट। कार्बन क्या होता है बेटा? टेट्रावेलेंट होता है। ठीक है, अब देखो इसको टेट्रावेलेंट को कैसे शो किया? देखो, जिस तरीके से 4 बॉन्ड बना रखे हैं ना, तो कार्बन क्या है? टेट्रावेलेंट है। ठीक है, 4 बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है कार्बन। ठीक है, एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स क्या होता है कि भैया जिस भी फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है, कोई एलिमेंट जिस भी फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट होगा उसे कहते हैं हम क्या? एलोट्रोप्स कहते हैं। ठीक है, कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्लोरीन। ठीक है, तो देखो डायमंड, ये देखो डायमंड का ये है स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो देखो हर एक एटम 4 बॉन्ड बना रहा है, मतलब जो ये आपको जैसे ब्लैक डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, तो वो एक कार्बन के एटम है, और वो सब के सब एक एक क्या बना रहे हैं? एक एक बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब 4 बॉन्ड बना रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, अच्छा, जो ये इस तरीके का जो ये नेटवर्क आपको दिख रहा है बेटे, कार्बन का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? टेट्राहेड्रल। मतलब जो कार्बन है, अगर एक कार्बन को देखेंगे तो इसके जो 4 बॉन्ड्स हैं वो इस तरीके से अलाइंड होंगे। इस नेटवर्क को कहते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा, ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है ये कैसा होता है बेटा? ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। 3 डायमेंशनल मतलब 3 डायरेक्शंस में होता है, 3 एक्सेसेस में होता है। ठीक है, अच्छा, जो डायमंड है ये कैसा होता है? वेरी हार्ड होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, अगर हम डायमंड को अगर हम बर्न करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई भी ऐश नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो डायमंड है वो प्योरली किससे बना हुआ है? कार्बन से बना हुआ है। ठीक है,
अगला है हमारे पास जो सेकंड एलोट्रोप है वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है कि जो कार्बन्स होते हैं वो एक हेक्सागोनल शीट के हेक्सागोनल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो देखो एक हेक्सागन ये हो गया, दूसरा हेक्सागन ये हो गया, तीसरा हेक्सागन, चौथा हेक्सागन। तो ये सारे के सारे हेक्सागन जुड़ के एक क्या बना देते हैं, एक शीट से एक प्लेन शीट बना दे रहे हैं। ठीक है, एक प्लेन बना दे रहे हैं। अब ये एक प्लेन और ये दूसरा प्लेन क्या होता है, एक वीक वेंडरवॉल फोर्स से सेपरेट होता है, मतलब एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है, वीक वेंडरवॉल फोर्स से जुड़ा हुआ है, जिस वजह से जो ग्रेफाइट होता है ये कैसा फोर्स है, वीक है। इस वजह से जो ग्रेफाइट होता है ये कैसा होता है बेटे, सॉफ्ट होता है। ग्रेफाइट कैसा होता है बेटे, सॉफ्ट होता है। ठीक है, अच्छा ये दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है हेक्सागोनल एरे, दिखा ना हेक्सागोनल एरे। हेक्सागोनल एरे का मतलब होता है कि ये सारे क्या सारे हेक्सागन्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और एक नेटवर्क बना देते हैं, जिसको कह रहे हैं हेक्सागोनल एरे। ठीक है, अच्छा ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, स्मूथ होते हैं, स्लिपरी होते हैं। ठीक है, अच्छा जो ये होते हैं ग्रेफाइट, ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अगला जो एलोट्रोप है वो है बकमिंस्टर फ्लोरम। बकमिंस्टर फ्लोरम देखो इस तरीके से फुटबॉल के शेप में होता है और इसमें हेक्सागन्स और पेंटागन्स होते हैं। इसमें टोटल कितने कार्बन होते हैं, टोटल 60 कार्बन होते हैं, जो कि स्पेरिकल मॉलिक्यूल जैसे फुटबॉल के शेप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें 60 कार्बन होते हैं, इस वजह से इसे C60 भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, इसे C60 भी कहते हैं, क्योंकि इसमें टोटल 60 कार्बन होते हैं। ठीक है, और ये कोई अमेरिकन आर्किटेक्ट थे, उनके नाम पे है ये बेस्ड। ठीक है, अगला है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का वर्सटाइल नेचर मतलब बहुत सारा यूजेस हैं। ठीक है, क्यों है इसके बहुत सारे कंपाउंड्स क्यों हैं, तो दो प्रॉपर्टीज का, जैसे कैटिनेशन। कैटिनेशन में क्या होता है, कार्बन अपने ही जैसे दूसरे कार्बन के साथ जुड़ जुड़ के क्या बनाता है, लॉन्ग कार्बन चेन बनाता है। अपने ही जैसे दूसरे कार्बन के साथ जुड़ जुड़ के क्या बनाएगा बेटे, लॉन्ग कार्बन चेन बना लेगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन। ठीक है, कैटिनेशन मतलब जो कार्बन जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ, वो भी अलग अलग तरीके से जुड़ सकते हैं। जैसे स्ट्रेट चेन में जुड़ गए, या ब्रांच्ड चेन में जुड़ गए, या क्लोज्ड चेन में जुड़ गए। स्ट्रेट में इस तरीके से कार्बन ऐसे जुड़े होंगे, ब्रांच्ड में इस तरीके से कार्बन ऐसे, और ब्रांच के फॉर्म में भी होगा। क्लोज्ड वाले में क्या होगा, क्लोज्ड में क्लोज स्ट्रक्चर बन रहा होगा। ठीक है, कार्बन जो जुड़ रहे होंगे एक क्लोज नेटवर्क बना दे रहे होंगे। ठीक है, अगला है टेट्रावैलेंसी। कार्बन का वर्सटाइल नेचर किसकी वजह से भी, टेट्रावैलेंसी की। भैया कार्बन क्या है, 4 डिफरेंट डिफरेंट एटम के साथ जुड़ के क्या कर सकता है, अलग अलग कंपाउंड्स बना सकता है। ठीक है, अगला है हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है बेटे, कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन दो तरीके के, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसमें, जिसमें सिंगल बॉन्ड है। अनसैचुरेटेड किसमें, जिसमें कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, मतलब सॉरी कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड है और अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये मोर रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अगला है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में जो हाइड्रोकार्बन होंगे वो कैसा होगा, साइकिल के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। कैसे प्रेजेंट होंगे बेटे, साइकिल के फॉर्म में। अब जैसे अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बना लूं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का, तो देखो ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, ये देखो ये एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, और वो भी कौन सा, सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड में क्या होगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जैसे ये डबल ये। अब जो ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये साइक्लोहेक्सेन है, ये क्या है, बेंजीन। दोनों में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 हैं, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटे, ऐसे कंपाउंड्स, ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जो किसी कंपाउंड में जुड़ जाएंगे और उनकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देंगे। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे RX है और ROH है, तो देखो दोनों में R तो सेम है, ठीक है, लेकिन ये है क्या, ये है हेलो एल्केन, ये वाला क्या है, ये अल्कोहल है। तो सिर्फ इसमें X और OH का ही अंतर था। ठीक है, अच्छा जो ये X है, ये क्या कहलाता है, ये हैलाइड कहलाता है। जो OH है इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं।
ठीक है। तो जब नेमिंग करते हैं तो नेमिंग के टाइम पे सफिक्स जोड़ते हैं। सफिक्स क्या होता है, कोई भी कंपाउंड होगा उसका लास्ट का नाम जो होगा लास्ट में जुड़ता है उसे सफिक्स कहते हैं। तो अगर ये हैलाइड कहीं भी जुड़ा है तो वो सिंपली एल्केन के ही फॉर्म में नाम उसका ऐसे ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल था कि ये था CH3Cl। तो ये क्या है, इसका IUPAC नेम क्या है, क्लोरो। Cl का मतलब हो गया क्लोरो और CH3 ये क्या हो गया, मीथेन। ठीक है। अगर वहीं पे अगर हम दूसरे वाले कंपाउंड को देखेंगे तो ये अल्कोहल है, C2H5OH। तो देखो ये क्या होगा, ये 2 कार्बन की वजह से ये क्या होगा, इथेन। 2 कार्बन वाला क्या होता है, एथ होता है। और अल्कोहल OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो OH के लास्ट में सफिक्स में क्या जोड़ते हैं, OL जोड़ते हैं। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, इथेनॉल। ठीक है। इसी तरीके से अगला है हमारे पास एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप होगा कि भैया CHO जो दिख रहा है ना, CHO ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। अगला है कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है। जब एल्डिहाइड होगा तो Al जोड़ा जाता है सफिक्स में, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा तो ओइक एसिड जोड़ते हैं हम सफिक्स में। ठीक है। वहीं पे अगर हमारे पास इस तरीके से ये जो R लिखा हुआ है ना, ये एल्काइल ग्रुप्स हैं। एल्काइल ग्रुप्स क्या हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर इनके बीच में ये CO जुड़ा हुआ है, कीटो ग्रुप, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, कीटोन कहलाता है। कीटोन में सफिक्स में हम क्या जोड़ते हैं, ओन। जैसे यहाँ पे ये था ना, देखो कितने कार्बन है यहाँ पे, टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 और 2 2 4 कार्बन है। ठीक है, 4 कार्बन है। अच्छा, इसका नाम पेंटेनोन कैसे लिख दिया इसका नाम। ठीक है। तो वैसे ये ब्यूटेनोन है। क्या है बेटा, ये ब्यूटेनोन है ये। ठीक है। अगला है, तो देखो ये क्या है, ये ईथर है। ईथर में सफिक्स में क्या जोड़ते हैं, ऑक्सी ग्रुप ऑक्सी जोड़ते हैं। ठीक है। चलिए अगला है होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज क्या होता है बेटे, ऐसा सीरीज जिनका ऐसे सीरीज जिसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिमिलर होता है। और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी कैसी होती हैं, सिमिलर होती हैं। और 2 कंसेक्यूटिव कंपाउंड्स होते हैं, मतलब एक के बाद एक जो कंपाउंड होते हैं उनमें CH2 का ग्रुप CH2 का गैप होता है। ठीक है। देखो, और जो 2 कंपाउंड्स होंगे, जैसे पहला, जैसे कोई एक होमोलॉगस सीरीज का नाम ले लूं, जैसे पहला मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो 2 कॉन्सेक्यूटिव कंपाउंड्स हो गए, जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया। इसमें CH2 का गैप होगा और कितने मास का गैप होगा, 14 का गैप होगा। ठीक है। इनका होमोलॉगस कंपाउंड्स जो होते हैं उनका सेम जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है। और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, चेंज होती हैं, डिफरेंट होती हैं। ठीक है। और इनका जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी सेम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है किसी कंपाउंड का नाम लिखना, उसको क्या कहते हैं हम, नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर के लिए भैया आपको रूल्स सिखा रखे हैं, आप उन रूल्स को फॉलो करेंगे उसके लिए। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, पहला है कंबशन। मतलब अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर हम उसका कंबशन करते हैं, क्या करते हैं बेटे, अगर हम कार्बन कंपाउंड का कंबशन करते हैं तो क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट मिलता है। ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कंबशन। अब जैसे फ्लेम कैरेक्टरिस्टिक में क्या है, अगर आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न कर रहे हो तो वो क्लीन फ्लेम देगा। क्लीन फ्लेम, जैसे आपने इथेन को बर्न कर दिया तो वो क्लीन फ्लेम देगा। वहीं पर अगर आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न कर रहे हो तो स्मोकी फ्लेम देगा। ठीक है, क्या देगा, स्मोकी फ्लेम देगा। ठीक है। लेकिन अगर आपने सैचुरेटेड को लिमिटेड ऑक्सीजन में भी बर्न किया, जैसे सैचुरेटेड, जैसे इथेन की बात कर रहा था, अगर आपने इथेन को बर्न किया और वहां पे ऑक्सीजन भी लिमिटेड कर दी तो वो भी क्या होगा, वो भी स्मोकी फ्लेम देगा। ठीक है। अगला है ऑक्सीडेशन। क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में अगर हम, जैसे यहाँ पे हमारे पास जो ये क्या है, ये इथेनॉल है। इथेनॉल का हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड Ka2Cr2O7। तो ये क्या होगा, इसका हमने किया बेटे कंबशन। क्या किया है, कंबशन। और कंबशन करके क्या मिल गया हमें, इथेनोइक एसिड। ठीक है। तो यहाँ पे KMnO4 और जो K2Cr2O7 है, ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि उन्होंने इसका ऑक्सीडेशन कर दिया किसमें, एसिटिक एसिड में। ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है कि ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या करते हैं हम,
क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास एडिशन रिएक्शन। क्या है नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास, एडिशन रिएक्शन। एडिशन में क्या होता है कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जनरली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एग्जांपल के साथ देख लें, जैसे हमारे पास ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड में से क्या होगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा। अगर इसमें हमने हाइड्रोजन ऐड कर रखा है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो एक वाले पे एक हाइड्रोजन इस पे जुड़ गया और एक हाइड्रोजन इस पे जुड़ गया। अब इस कंपाउंड से कुछ भी गया नहीं है, इसमें सिर्फ ऐड ही हुआ है। इस कंपाउंड में क्या हुआ बेटे, ऐड ही हुआ है। तो ये इस रिएक्शन को क्या कहते हैं बेटे, एडिशन रिएक्शन। और यहाँ पे हमने जो एडिशन किया है, किस चीज का किया है, हाइड्रोजन का ऐड किया है, इस वजह से इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हुआ है। ठीक है, अब जैसे हाइड्रोजिनेशन अगर हम वेजिटेबल घी का करेंगे, किसका करते हैं, वेजिटेबल घी का करते हैं। ठीक है, किस चीज के लिए, जैसे आपने सुना होगा कि भैया वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजनेशन करते हैं। ठीक है, अगला है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा बेटे, देखो सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन में जैसे CH4 है, इसमें हमने Cl2 ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये Cl है, एक Cl ने एक H को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि एक हाइड्रोजन एटम हट जाएगा, उसकी जगह कोई दूसरा आके एलिमेंट जुड़ जाएगा, जैसे यहाँ पे क्लोरीन ऐड कर दिया। अच्छा, ये जो रिएक्शन हुआ ये सनलाइट की प्रेजेंस में हुआ। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं बेटे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली एल्केन्स शो करते हैं, और एडिशन रिएक्शन कौन, एल्कीन और एल्काइन शो करते हैं। ठीक है, अगला है हमारे पास सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम। पहला, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, जैसे इथेनॉल की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं कि अगर हम इथेनॉल को सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनाता है क्या, सोडियम इथॉक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, अच्छा अगर वहीं पे अगर हम इथेनॉल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ मिलाएंगे एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये क्या देगा, ये देगा ये इथीन देगा। ठीक है, यहाँ पे जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है, ये किसके जैसा काम करेगा, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा। क्यों, क्योंकि इसने वाटर का मॉलिक्यूल यहां से देखो निकाल लिया। ठीक है, अगला है रिएक्शंस ऑफ इथेनोइक एसिड। पहला है इसमें, जैसे हमने लिखा हुआ यहाँ पे एस्ट्रिफिकेशन। ठीक है, क्या है, एस्ट्रिफिकेशन। अब जैसे इथेनॉल को इथेनोइक एसिड के साथ मिलाया इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो देखो H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो इन दोनों से ये एक वाटर के मॉलिक्यूल को क्या करेगा, निकाल देगा। अब जो ये कंपाउंड दिख रहा है हमें, ये क्या है, ये है ईस्टर। और जो ये प्रोसेस है, ये जो फिनोमेना है, इसको क्या कहते हैं, एस्ट्रिफिकेशन। क्या कहते हैं, एस्ट्रिफिकेशन। आगे कह रहा था ईस्टर ऑन ट्रीटिंग विद NaOH। ठीक है, अगर हम ईस्टर को NaOH के साथ मिलाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फिर से अल्कोहल मिल जाएगा और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इस रिएक्शन को कहते हैं सफोनिफिकेशन। ठीक है, क्यों बोलते हैं सफोनिफिकेशन, क्योंकि इसको यूज किया जा सकता है, जाता है किस चीज के लिए, सोप मेकिंग में यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे दिख रहा होगा ये हमारे पास ईस्टर था, इसके साथ हमने NaOH यूज किया, तो ये बन गया अल्कोहल, और ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। ठीक है, अच्छा अगर वहीं पे अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को, मतलब एसिटिक एसिड को NaOH के साथ मिलाएंगे, तो क्या बनाता है, सोडियम एसिटेट और वाटर। ये क्या है, ये एसिड है, ये क्या है, ये बेस है। तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बना दे रहे हैं बेटे, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, अच्छा हमने एक और चीज पढ़ा था कि अगर हम एसिड को मिलाते हैं किसके साथ बेटे, एसिड को कार्बोनेट्स या फिर एसिड को बाइकार्बोनेट्स के साथ मिलाते हैं तो सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, अच्छा अगला है सोप एंड डिटर्जेंट। सोप्स एंड डिटर्जेंट, सोप और डिटर्जेंट होता है क्या है बेटे, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है, सोप्स। ठीक है, तो जब हम सोप्स का यूज करते हैं बेटे क्लीनिंग पर्पस के लिए, तो ये बनाता है क्या, मिसल। क्या बनाता है ये, मिसल। कैसे बनाता है मिसल, अब जरा देखो, देखो
यहाँ पे बीच में क्या है, डर्ट है, गंदगी है, जिसको हमें क्लीन करना है। ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये क्या है, ये एक सोप का मॉलिक्यूल है। अच्छा, सोप का मॉलिक्यूल भी दो पार्ट्स में बंधा हुआ है। एक जो ये स्पेरिकल दिख रहा है, ये क्या होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, और जो ये चेन जिगजैग से जो चेन दिख रही है, ये हाइड्रोफोबिक। जैसे ही हम सोप को यूज करेंगे बेटे इसको क्लीन करने के लिए, तो जो ये हाइड्रोफोबिक है पार्ट है, ये क्या करेगा, इसको डर्ट को या जो ये ऑयल ड्रॉप है इसको पकड़ लेगा, और जो ये वाला जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये वाटर के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। फिर ये सब के सब इस तरीके से इसको चारों तरफ से क्या करेंगे, कवर कर देंगे। जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, मिसल बोलते हैं। अब ये सारे के सारे जो ये दिख रहे हैं जिसमें Na पॉजिटिव लिखा हुआ है, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही हम वाटर को रिमूव करेंगे, जैसे ही हम वाटर को क्या करेंगे बेटे, रिमूव करेंगे, तो ये सब के सब क्या करेंगे, पानी, ये सब के सब भी मतलब इसको, इस ऑयल ड्रॉप को यहाँ से पुल करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। चल वैसे ही है। ठीक है, तो ये हमने देखा क्लीनिंग एजेंट, क्लीनिंग प्रोसेस किसका देखा, सोप का। ठीक है, तो बाकी आप इसमें इसका स्क्रीन को पॉज करके आप वो कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये वाली चीज मैंने बताया आपको कि दो पार्ट्स में बटा हुआ ये वाला पार्ट कैसा है, ये हाइड्रोफोबिक है, ये हाइड्रोफिलिक है। ये हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट उसमें डर्ट के साथ चिपक गया था, और ये वाला वाटर के साथ था। ठीक है, तो ये बेटे इसमें हमने रैपिड रिवीजन किया किस चीज का, ये हमने किया रैपिड रिवीजन ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। ठीक है, चलो फिर अगला देखेंगे हम।